अपनी इस पूरी दुनिया में सौयों कंट्रीज हैं और हजारों से ज्यादा सिटीज होंगी, लेकिन जो लोग फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं किसी कंट्री में, वो लंदन की तरफ ही अपना मुंह क्यों करता है, कोई और सिटी या कोई और कंट्री क्यों नहीं। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात करनी है कि मैंने एनालिटिक्स वगैरह में देखा है कि स्टार्टिंग के 15 सेकंड में लोगों के जो व्यूअर परसेंटेज है वो बहुत तेजी से ड्रॉप करती है, उसके बाद वो स्टेबल हो जाती है। पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी अच्छी वीडियो या कोई भी अच्छी स्टोरी जो है ना, वो स्टार्टिंग में बनती है और लास्ट में जाके क्लाइमैक्स आता है। तो थोड़ा सा पेशेंस तो आपको चाहिए होगा क्वालिटी चीजों को रिसीव करने के लिए। खैर, शुरू करता हूँ। इस बात की अंडरस्टैंडिंग तो आपके अंदर होगी कि जैसे आज यूएसए है, बहुत पावरफुल कंट्री है, ऐसे ही पहले ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। इनकी हर जगह पे कॉलोनीज थी, इंडिया पे भी ये राज करते थे और बहुत सारे कंट्रीज पे करते थे और कई सौ सालों तक ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। तो हमारे दुनिया के जो आधे सिस्टम है ना, वो ब्रिटिशर्स ने बना के दिए हुए हैं। जैसे आज हम गाड़ी जो है वो राइट हैंड पे क्यों चलाते हैं, अमेरिका वाले लेफ्ट हैंड पे क्यों चलाते हैं, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर क्यों होता है, उनके यहाँ प्रेसिडेंट क्यों होता है, क्योंकि ये सारा कुछ यूनाइटेड किंगडम में होता है और वो लोग हम पे राज करते थे, तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सिस्टम है, वो हम आज भी फॉलो करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम उनके बनाए हुए हैं जो पूरी दुनिया फॉलो करती है और उनमें से एक है बैंकिंग सिस्टम। खैर, ब्रिटिश एम्पायर से भी पहले जाओगे तो लोग जब ट्रेड करते थे, मान लो मुझे किसी से कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है, तो बहुत ही सिंपल बार्टर सिस्टम होता था प्राचीन काल में कि भाई एक हाथ आप चीज लो, एक हाथ दे दो, मुझे तेल चाहिए तो भाई तू अनाज दे दे, इस तरीके से। लेकिन उस सिस्टम की एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम थी जो आपको समझ में भी आने लग गई होगी, और वो था ट्रस्ट इश्यूज कि भाई मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जो मैं तेरे को दे दूं उस चीज के बदले जो मेरे को चाहिए। ये चीज समझने में ही सालों निकल जाते थे। ये चीज जब फेल होती रही तो दूसरा सिस्टम निकल के सामने आया कि कोई एक चीज को ट्रेड करने का तरीका बना लो, उसे ही हम आज करेंसी बोल देते हैं। तो फिर लाइव स्टॉक को इस्तेमाल करा गया, यानी गाय, भैंस, बकरी वगैरह। अब ये गाय, भैंस, बकरी वगैरह उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होते थे और इनके जो रेट है वो एक्सपर्ट जो होते थे, और उस टाइम पे तो सभी एक्सपर्ट थे गाय, भैंस, बकरी में, वो एक ही रेट लगाते थे। 1000-2000 का अंतर हो सकता है पर ऑलमोस्ट सेम रेट। तो इससे जो है एफिशिएंसी बढ़ जाती थी ट्रेड करने की। लेकिन इसकी भी एक प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। अब ट्रैवल कर रहे हैं तो इतने गाय, भैंस, बकरी कैसे लेके जाएंगे, वहां से ये सिस्टम फेल होने लगा और दूसरा सिस्टम आया, वो था गोल्ड। गोल्ड को कैरी करना थोड़ा आसान था, लेकिन फिर टाइम के साथ गोल्ड के साथ भी प्रॉब्लम्स आने लगी कि भाई अगर मेरे को कोई 5 रुपए की चीज चाहिए तो मैं गोल्ड को तोड़ के कहां से दूं, और गोल्ड इतनी चमकने वाली चीज है, महंगी चीज है, उसको चुराना भी बड़ा आसान है और उसकी चोरी चकारी इतनी होती है कि वो भी एफिशिएंट नहीं हो पा रहा था। ब्रिटिशर्स के पावरफुल होने तक गोल्ड वाला सिस्टम ही चल रहा था। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स की नजर पड़ी गोल्ड स्मिथ के एक सिस्टम पे। जो सुनार वगैरह होते हैं गोल्ड स्मिथ, वो एक मेथड की प्रैक्टिस करते थे कि जब वो गोल्ड बना ही रहे हैं तो जो लोग होते हैं आसपास, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, उनको बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई हमारा जो गोल्ड है वो चुर बहुत जल्दी जाता है, तो हमें एक ऐसी जगह चाहिए जो सेफ हो। तो गोल्ड स्मिथ सोना तो वो ऑलरेडी बना ही रहे हैं, उनके पास सिक्योरिटी ऑफ कोर्स होगी ही होगी। तो वो लोगों को एक फैसिलिटी देने लग गए कि आओ आप अपना गोल्ड जो है वो हमारे पास जमा करा दो, हम कुछ उसकी फीस वगैरह लेंगे और आपका गोल्ड सेफ रहेगा। और उसके बदले में वो लोगों को पर्चियां दे देते थे, अपनी कोई मोहर वगैरह होती होगी उस पर्ची को दे देते थे। सपोज करो एक गोल्ड स्मिथ है, उसके पास बहुत सारे ऐसे बंदे हो गए जिनका गोल्ड उसके पास रखा हुआ है। अगर उन 100 लोगों को आपस में कोई एक्सचेंज करना हो किसी भी गुड्स का, प्रोडक्ट का, तो वो उन पर्चियों के थ्रू कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हर बार आप गोल्ड स्मिथ के पास जाके गोल्ड लेके आओ और फिर आप ट्रेड करो, आप उन पर्चियों के थ्रू कर लो। वैसे भी वो पर्चियां जो है वो गोल्ड स्मिथ के पास जाके वैलिड है ही। ब्रिटिशर्स की नजर पड़ी इस पूरे सिस्टम पे, या फिर यूं कह लो कि इससे वो इंस्पायर हुए कि भाई हमें गोल्ड की जरूरत नहीं है, हमें उसकी वैल्यू के अगर हम कागज के टुकड़े बना ले तो वो भी सही काम करते हैं, पर्चियां यानी। और वहां से जो आज का मॉडर्न करेंसी सिस्टम है वो आया, नोट्स यूज करना। दूसरी एक और चीज थी जो गोल्ड स्मिथ यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। जब सुनारों के पास बहुत सारा सोना पड़ा होता था लोगों का, तो उनको इस चीज की रियलाइजेशन हुई कि भाई हमारे पास जितना भी सोना है, लोग आते तो है नहीं लेने सारा का सारा एक साथ, एक बंदा आ रहा है, 4 आ रहे हैं, लेकिन 100 के 100 बंदे नहीं आ रहे साथ में सोना लेने। तो हमारे पास सोना फालतू का पड़ा हुआ है, हम इस सोने को लैंड कर सकते हैं, यानी लोन पे दे सकते हैं और उस पे भी पैसे कमा सकते हैं। और यहां से बैंकिंग सिस्टम में लोन की प्रक्रिया या फिर लोन का जो सिस्टम है वो इंस्पायर हुआ। तो काफी सिंपल है ये समझना कि पहले जो गोल्ड चलता था ट्रेड करने के लिए, उसको बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया और एक सेंट्रल बैंक बनाई गई, जहां पे सपोज करो कुछ अमाउंट ऑफ सोना है, ब्रिटिशर्स ने कुछ सोना रख दिया, उसके बदले में कुछ पर्चियां छाप ली और वो पूरे देश में सर्कुलेट करनी शुरू कर दी कि आप जो है इन पर्चियों के थ्रू ट्रेड करो, आप इन्हें खर्च करो, इन्हें कमाओ, गोल्ड कमाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 100 रुपए की पर्ची है तो आपके पास 100 रुपए का गोल्ड है, आप ये समझ लो। अब यहां तक ये सिस्टम चल रहा था। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स जो है वो आज के यूएसए की तरह थे, सबसे पावरफुल लोग। लेकिन आज जैसे यूएसए है तो आज रशिया भी है,
चाइना भी है, धीरे धीरे इंडिया भी ग्रो कर रहा है। तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स के टाइम पे और भी कंट्रीज हुआ करते थे, खास करके यूरोप के, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज। अब इनकी आपस में अच्छी खासी जेलसी रहती थी कि भाई ब्रिटिशर्स की जो है वो इतनी कॉलोनीज कैसे बन रही है, हमारी इतनी कॉलोनीज क्यों नहीं है। और इस जेलसी के चक्कर में ही वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुए हैं। हालांकि अगर स्पेसिफिक रीजन ढूंढने जाओगे तो आपको कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन वो होता है ना एक कोर रीजन, बैक ऑफ द माइंड का रीजन, वो यही था। अब 1914 के टाइम पे पहला वर्ल्ड वॉर हो गया और ये चीज आप समझ गए कि पूरी दुनिया जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम फॉलो कर रही थी। जितना जिस कंट्री के पास सोना है उतना ही वो पर्चियां छाप सकता है और अपने देश में उसे घुमा सकता है। मैक्सिमम जगह पे तो ब्रिटिशर्स की वैसे भी कॉलोनीज थी, तो उन्होंने वैसे ही उसको एक्टिवेट करवा दिया, और जहां पे नहीं थी तो उन्होंने वैसे ही अडेप्ट कर लिया, क्योंकि मेथड तो बढ़िया था ही। सोना लेके घूमना और ट्रेड करना किसको पसंद है। लेकिन जब ये वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, इसके रिजल्ट्स क्या हुए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये खत्म हुआ तब ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि भाई हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का सिस्टम है ना, वो गंदे तरीके से फेल होने वाला है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वॉर चला था अच्छे खासे 4-5 साल, और इस वॉर के दौरान यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे। इनकी ना तो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी, ना इनके लोग मेहनत कर रहे थे कंट्रीज को ग्रो करने में। वैसे भी सारे के सारे सोल्जर्स बन के लड़ाई कर रहे हैं, तो कहाँ मेहनत करेंगे ग्रो करने में। ऐसे में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज या प्रोडक्ट्स तो ये प्रोड्यूस कर नहीं रहे थे। तो जो वेपन्स में लड़ने के लिए हथियार चाहिए थे या बाकी के रिसोर्सेज चाहिए थे, वो आएंगे कहाँ से? वो लिए गए थे कर्जे पे। कर्जा किसका? खास करके यूएसए का कर्जा। अब वॉर खत्म होने के बाद में यूएसए अपना कर्जा मांग रहा है, और उस टाइम पे टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें इतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो कर्जा चुकाने का सबसे बढ़िया तरीका जो था वो था गोल्ड। यूएसए मांगता था सोना। लेकिन प्रॉब्लम यह है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में कि यूएसए अगर अपना कर्जा कम करने के लिए गोल्ड की मांग कर रहा है और यूके उसको गोल्ड देगा, तो यूके के पास गोल्ड कम होगा, गोल्ड रिजर्व्स कम होंगे। वो कम होंगे तो वो कम पैसे छाप पाएगा, कम पैसे छाप पाएगा तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, मार्केट में कम पैसा होगा तो इंडस्ट्रीज में पैसा नहीं होगा, और वहां पैसा नहीं होगा तो फिर वर्कर्स की सैलरी कैसे पे करोगे। एक तो पहले ही आपका जो कंट्री है वो वॉर से लौट के आया है, उसके बाद भी अगर आप लोगों को सैलरी नहीं पे कर पा रहे हो तो आपके इंडस्ट्रीज में ग्रोथ कैसे होगी, आप प्रोडक्शन कैसे करोगे। और वो लोग जो सोल्जर्स बनके लड़के आए हैं उनके बीच में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। यूनाइटेड किंगडम को ये अच्छे से रियलाइज हो गया कि भाई ये सिस्टम तो बहुत गंदे तरीके से फेल होने वाला है। अब ये जो प्रॉब्लम थी ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ नहीं थी, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज के साथ थी। ऐसे में जर्मनी ने एक स्टेप लिया था कि उसने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को वापस एक्टिवेट ही नहीं किया। उसने डिसीजन लिया कि वो जितना मर्जी चाहे उतने पैसे छापेगा, क्योंकि उसे ग्रोथ करनी है। उसने बहुत सारे पैसे छापे, लेकिन उसको ये रियलाइजेशन नहीं हुई कि पैसे छापने का कोई फायदा नहीं होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज करो एक देश में 4 आलू हैं और 4 ही लोग रहते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो 1-1 रुपया सभी को सैलरी देती है। अब अगर कल को देश ये डिसाइड करता है कि भाई मैं 4 रुपए नहीं छापूंगा, मैं 8 रुपए छापूंगा और सभी को 2-2 रुपए सैलरी दूंगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपके देश में जो आलू है वो 4 ही है। जिस आलू का रेट पहले 1 रुपया था वो 2 रुपए हो जाएगा। और इसे ही बोलते हैं महंगाई। जब गवर्नमेंट पैसा छापती है तो महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि आपके कंट्री में जो रिसोर्सेस हैं वो तो कमी है ना। डिमांड एंड सप्लाई की सारी कहानी है। जर्मनी ने बहुत सारे पैसे छापे और जर्मनी में हो गई हाइपर इन्फ्लेशन। आपने एक फोटो भी देखा होगा, स्कूल वगैरह में भी पढ़ाया जाता है कि एक बंदा है वो गाड़ी भर के नोट लेके जा रहा है ताकि वो एक ब्रेड का टुकड़ा खरीद सके। हालांकि वो बस एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी इस बात की कि गवर्नमेंट कितने गंदे तरीके से फेल हुई है, पर हाइपर इन्फ्लेशन बहुत गंदे तरीके वाली हुई थी जर्मनी में। यूके ने ऐसा नहीं किया। यूके ने टाइम लिया, 10-12 साल उसने वेट किया कि भाई गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जो है वो हमें प्रॉब्लम तो दे रहा है, हमें पता है कि हम क्राइसिस से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन हम इसे एकदम से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने दिमाग लगाया 10-12 साल। उनके जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, जितने भी एलीट दिमाग वाले लोग होते हैं ना, उन्होंने दिमाग लगाया बढ़िया तरीके से। और सन 1931 में 1931 में यूके ने पहली बार गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को छोड़ दिया। मैक्सिमम लोगों को लगा कि भाई ये क्या बेवकूफ़ी वाला स्टेप है, पहले ही हम जर्मनी की कंडीशन देख चुके हैं। लेकिन यूके के समझदार लोगों ने बहुत ही दिमाग से प्लानिंग की थी, और वही आज मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है जिससे पूरी दुनिया चल रही है। प्लानिंग का एक मोटा हिस्सा ये था कि पैसा छापना, ज्यादा पैसा छापना गलत नहीं है। जर्मनी के लिए वो गंदा इसलिए हुआ क्योंकि जर्मनी ने एकदम से चीजें करी और बहुत सारे पैसे छाप दिए। तो जर्मनी की जो करेंसी थी उसकी जो वैल्यू है वो इसलिए क्रैश नहीं हुई कि उन्होंने पैसे छाप लिए, वो इसलिए ज्यादा क्रैश हुई थी क्योंकि लोगों का ट्रस्ट टूट गया था उस करेंसी में। लोगों को डर लगने लग गया कि गवर्नमेंट करेंसी छाप रही है, पता नहीं इस करेंसी का क्या होगा, और वो उस करेंसी को बेच के बाकी की करेंसी लेने लग गए देश की। और जब भी कोई चीज बिकती है तो उसके दाम और तेजी से नीचे गिरने लग जाते हैं, उस करेंसी की वैल्यू खत्म होती चली गई। यूके को ये चीज बहुत अच्छे से रियलाइज हो गई कि पैसा छापना तो एक बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है। कैसे? कि आप जो पैसे है उसको बहुत धीरे धीरे छापो, तेजी से मत छापो। जब आप धीरे धीरे पैसे छापोगे तो महंगाई होगी, लेकिन आप उसे बहुत कंट्रोल्ड लेवल पे रखो। ऐसा क्यों? आपने थोड़े बहुत पैसे छापे,
किसी सेक्टर में भेजे। सपोज करो किसी इंडस्ट्री की तरफ आपने पैसे मूव करे, इंडस्ट्री में पैसा आया, लोगों को दिखाई दिया कि पैसा आ रहा है इंडस्ट्रीज में, वो उस तरफ भागना शुरू करते हैं, मेहनत करना शुरू करते हैं इंडस्ट्रीज में, उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं, ज्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं और देश ग्रो होता है। ऊपर से जो जनता है वो अपने आप ही फोर्स हो जाएगी ज्यादा मेहनत करने के लिए, क्योंकि देश में थोड़े बहुत पैसे छापने से ही सही महंगाई तो बढ़ रही है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये एक ऐसा सर्कल बन जाता है जिससे देश ग्रो होता है, देश ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। वैल्यू यहाँ पे पैसे की नहीं है, नोट की नहीं है, वैल्यू है देश में कितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो, देश की आप कितनी ग्रोथ कर रहे हो, इसी को बोलते हैं जीडीपी। तो वैल्यू पैसे की नहीं होती, वैल्यू जीडीपी की होती है। यूके पहला कंट्री था जिसने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को हटा के और ये मेथोडोलॉजी अपनाई थी, और ये इतनी सक्सेसफुल हुई कि आज दुनिया के हर कंट्री, एक आध को छोड़ के शायद सारी कंट्रीज इसी मेथड का इस्तेमाल करता है। अब 1931 के बाद इनका जो सिस्टम था ब्रिटिशर्स का, यूके का, वो बहुत बढ़िया लेवल पे चेंज होने लग गया। ये और स्ट्रॉन्ग होने लग गए, इनकी इकोनॉमी जो है वो रिवाइव करने लग गई, और कई दशकों तक ब्रिटिशर्स फिर भी स्ट्रॉन्ग ही रहे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर से दिक्कतें आने लग गई, लेकिन फिर भी जो इनका नया मेथोडोलॉजी थी वो काफी अच्छी काम कर रही थी। 1970 1975 यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे यूके को ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है ना वो आने वाले टाइम में अच्छा नहीं करने वाली। इसका रीजन ये है कि इकोनॉमी किसी ना किसी बेसिस पे ही अच्छा करती है, या तो आपके पास इंडस्ट्रीज बहुत तगड़ी हो, या कुछ ना कुछ आप एक्सपोर्ट करते हो जो बहुत बढ़िया लेवल का हो। जैसे मिडिल ईस्ट के पास तेल के कुएं हैं बहुत सारे, तो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है कुछ। लेकिन यूके के पास क्या था, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। एग्रीकल्चर पे टोटली डिपेंडेंट हो जाना किसी भी कंट्री के लिए आज के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी, और एग्रीकल्चर करने के लिए इतनी ज्यादा लैंड भी यूके के पास है नहीं। दूसरा रही इंडस्ट्रीज, वहां भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यूके तो वो कंट्री है जिसने औरों पे राज किया है, तो वहां के जो लोग हैं वो एकदम से जो राज करके आए हैं वो इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए कैसे राजी हो जाएंगे, और राजी हो भी जाएंगे तो उनको पैसे बहुत अच्छे खासे चाहिए। और फिर आपका जो कंपटीशन है वो किससे है, इंडिया, चाइना, जापान, उस टाइम पे यूएसए भी मान लो, जहां पे जो लेबर है वो बहुत चीप है, तो आपके इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है वो कभी भी उनको कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा, उनके पास बहुत चीप लेबर है। तो यूके और यूरोपियन कंट्रीज को ये भी समझ में आ गया कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रीज या एग्रीकल्चर इस टाइप की चीजों पे नहीं चल सकती। और फिर धीरे धीरे कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस भी आने लग गई यूके के अंदर, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई हमने जो सबसे तगड़ी चीज करी है, जो दुनिया को दी है, वो क्या है, वो है बैंकिंग सिस्टम। तो क्यों ना हम उसी में ही आगे बढ़ना शुरू करें। और यहाँ से शुरुआत हुई लंदन के फाइनेंशियल कैपिटल बनने की सफर की। अब हर कंट्री में दो ही तरह की बैंक होती हैं, और दोनों वो गोल्ड स्मिथ के मेथड से ही इंस्पायर हुई हैं। पहला गोल्ड स्मिथ का वो सिंपल सा मेथड कि भाई आप जो है वो गोल्ड हमारे पास सेफ रख दो और करेंसी ले लो, उससे बनती है सेंट्रल बैंक, जो पहले ऐसे काम करती थी कि सेंट्रल बैंक में जितना गोल्ड है, यानी जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या हर कंट्री की अपनी सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक में जितना गोल्ड है वो उतनी पर्चियां छाप देगा देश, और फिर वो देश में घुमा देगा। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा गोल्ड स्मिथ का जो दूसरा तरीका था कि उनके पास जो गोल्ड था उसे लेने सारे लोग एक साथ तो आते नहीं थे, तो वो उसे लैंड कर देते थे, लोन पे दे देते थे। इस तरीके से छोटी बैंक से इंस्पायर हुई जो बाकी की बैंक होती हैं देश में। ये क्या करती हैं, जैसे पहले गोल्ड स्मिथ गोल्ड को सेफ रखते थे और उसे ही लोन पे देते थे, ऐसे ही ये बैंक्स आपके पैसे को सेफ रखती हैं और उसे ही लोन पे देती है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज होती है जो लोगों को पता नहीं होती, उसको मैं समझाता हूँ। हालांकि मैंने दूसरी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और इस वीडियो में मैंने ये भी समझाया हुआ है कि गरीब और अमीर का जो डिफरेंस है वो बढ़ता क्यों जा रहा है, अमीर जो है वो पैसे कैसे कमाते हैं। देखना है तो देख लेना, बहुत ही अच्छी वीडियो है। आगे बढ़ता हूँ। खैर, यूके को यहाँ पे एक और चीज दिखाई दी, और वो ये थी कि बैंक जो है वो सिर्फ ऐसे ऑपरेट नहीं करती कि भाई मान लो मेरे 400 रुपए हैं, मैंने जाके बैंक को दे दिए, बैंक ने बोला ठीक है आपको 6% इंटरेस्ट देंगे हम, और बैंक ने वो 400 रुपए आगे बढ़ा दिए, किसी को लोन दे दिया और उससे वो 10% ले लेंगे और उनकी बैंक की कमाई हो जाएगी। ऐसे बैंक नहीं काम करती। जो यूजुअली हम लोग इग्नोर कर देते हैं नॉर्मल सिटीजन्स, वो ये है कि मान लो देश में एक ही बैंक है, मैं जा रहा हूँ 400 रुपए दे रहा हूँ, बैंक ने किसी अगले बंदे को, सपोज करो सुमित नाम का कोई बंदा है, उसको 400 रुपए लोन दे दिए। अब सुमित नाम के बंदे को बैंक लोन किस बेसिस पे दे रही है कि भाई तुम इस पैसे का जो है वो कार लोन ले रहे हो, होम लोन ले रहे हो, कहने का मतलब इस पैसे को खर्च करो वापस से। और वो क्यों खर्च करवाना चाहते हैं, क्योंकि जब वो पैसा आप कार खरीदोगे और कार ओनर के अकाउंट में जाएगा, तो कार ओनर का जो अकाउंट है वो उसी बैंक में है। अगर देश में एक ही बैंक है तो देश में बैंकिंग सिस्टम तो एक ही होता है वैसे भी। कहने का मतलब जो हमें लगता है ना कि हमारा पैसा किसी को लोन दे दिया, उससे वो 2-3 साल में जो लोन चुकता हो जाएगा और पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लोन 15 मिनटों में चुकता हो जाता है जब वो कार ओनर के पास गया और वापस से बैंक में आया, और फिर वही 400 रुपए दोबारा से लोन दिया जाता है, फिर तिबारा, फिर चौथी बार, ऐसे करके कई साइकिल बनाई जाती हैं। अगर ऐसी 4 साइकिल मान लोगे तो 400 का 1600 रुपए हो गया लोन, जबकि जो ओरिजिनल मनी है जो मैंने सबमिट किया था, जो रियल मनी है वो तो 400 रुपए था।
कहने का मतलब क्या है कि बैंक ने 1600 रुपए का लोन कैसे दे दिया? क्योंकि बैंक पैसा क्रिएट करता है। ये मेथोडोलॉजी भी कहीं ना कहीं यूके से ही स्टार्ट हुई थी। आज की डेट में जो रियल मनी है वो सेंट्रल बैंक अगर पैसा छाप रही है वो सिर्फ 10% से ज्यादा नहीं है पूरी दुनिया में, और 90% जो पैसा है ना वो बैंक का इसी तरीके से क्रिएट करा हुआ है। वर्चुअल मनी, जो आप लोन लेते हो, आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं, वो बैंक सिर्फ नंबर भेज रहा होता है। उसकी अपनी बैलेंस शीट होती है और वो अलग उसे सेंट्रल बैंक को रिपोर्ट करनी होती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी में जो पैसा घूम रहा है वो 90% पैसा बैंक द्वारा लोन के फॉर्म में क्रिएट करा गया है। अब यूके को ये समझ में आ गया कि भाई पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हमारा बनाया हुआ है, तो क्यों ना हम फाइनेंशियल सर्विसेज में ही अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको इन बैंक्स का या फिर बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, इनका कंट्रोल आपको लेना पड़ेगा। आपको चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मालिक है वो हमारे यहाँ आए, वेल्दी पीपल जो है वो हमारे यहाँ घर बना के रहे, और जो बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, वो भी हमारे यहाँ आए और वो इस तरीके का जो पैसा है जो क्रिएट करा जाता है इसको अंधे तरीके से क्रिएट करें। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी रेगुलेशंस गवर्नमेंट की होती हैं, वो हर देश में होती हैं, वो रहेंगी। उसके अलावा आप पैसा क्रिएट करो। अब आप समझ रहे होगे कि एक तरफ तो जो कंट्री है वो अपनी मर्जी से पैसे छाप सकता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के हटने के बाद, दूसरा जो कमर्शियल बैंक है या गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट बैंक भी है वो भी पैसा क्रिएट कर सकती है। कहने का मतलब इकोनॉमी में अच्छा खासा पैसा, एक्सेसिव फॉर्म में जो पैसा है वो घूमे जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, और इसका जो सेंटर है वो लंदन है, और यही कैपिटलिज्म है। सिंपल सी बात समझो आप कि जब ये नया मेथोडोलॉजी जो है इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे जो इकोनॉमिस्ट बैठे थे या यूके जैसे जो कंट्रीज थे जिन्होंने इसकी शुरुआत करी, उनको ये भी समझ में आ गया कि जब हम मार्केट में बहुत सारा पैसा बढ़ाते जाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि लोगों पे पैसा ज्यादा हो जाएगा और रिसोर्सेज जो है वो तो लिमिटेड ही है। तो इस चीज का सोल्यूशन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? वो ये है कि आलू है जो वो 10 रुपए किलो में मिलता है, लोगों पे पैसा ज्यादा है, तो आप आलू के पकोड़े बनाने शुरू कर दो, आप आलू की फ्रेंच फ्राइज बनाने शुरू कर दो, या फिर किसी क्लब में चिली पोटैटो बेचना शुरू कर दो। इसीलिए जो आलू है वो 10 रुपए किलो है, आलू की पकौड़ी जो है वो 100 रुपए किलो, फ्रेंच फ्राइज 500 रुपए किलो, चिली पोटैटो एक क्लब के अंदर 2-3 हजार रुपए किलो। अगर आप रिसोर्सेज बढ़ा नहीं सकते तो आप रिसोर्सेज की फॉर्म चेंज करना शुरू कर दो, फिर वो इंसान की हेल्थ को डैमेज कर रही है तो करने दो। तो ये जो नई बैंकिंग सिस्टम है जिससे पैसा बहुत मार्केट में आ रहा है, इसको सर्वाइव करवाने के लिए कैपिटलिज्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर ये आप समझ गए कि लंदन को फाइनेंशियल कैपिटल बनना जरूरी था और उसके लिए वेल्दी पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना जरूरी था। इसीलिए धीरे धीरे यूके के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, लॉ था, उसको भी ऐसे मॉडिफाई करा गया ताकि वो रिच पीपल को, वेल्दी पीपल को और ऐसे लोगों को जो हमारी इकोनॉमी में पैसा लेके आ सकते हैं, फिर वो चाहे फ्रॉड करके लाएं, कैसे लाएं, वो प्रायोरिटी नहीं है हमारी। अगर वो पैसा ला सकते हैं तो फिर उन्हीं के हिसाब से हमारा लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, हमारा सिस्टम होना चाहिए। इस टाइम पे लंदन में ऐसे ऐसे लॉज हैं कि मान लो आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, आपने बैंक से लोन लिया उस बिजनेस को रन करने के लिए, और आपका अगर बिजनेस फेल हो गया तो जो बैंक्स हैं वो आपके बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं उनको सीज करके पैसे लेने की उनकी अथॉरिटी बनती है, लेकिन वो आपको पर्सनली टच नहीं कर सकते, आपके पर्सनल एसेट्स को टच नहीं कर सकते। ये कितनी बड़ी बायसिंग है एक मिडिल क्लास या गरीब आदमी और रिच आदमी के बीच में। कोई मिडिल क्लास या फिर गरीब आदमी को ये अलाउंस देगा? अब विजय माल्या, नीरव मोदी, ये जो लोग हैं ये लंदन ही क्यों भागते हैं? क्योंकि लंदन ने लॉज को ही ऐसा बना रखा है। जैसे एक लॉ है, ये तो है ही कि अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा था, बिजनेस डूब गया तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बैंक को सोच समझ के लोन देना चाहिए था, ये तो है ही। दूसरा ये है कि अगर कोई बंदा फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है, मतलब उसको पता है ऑलरेडी कि उसका बिजनेस फेल होगा नहीं होगा, उसे मतलब नहीं है, उसे पता है कि वो पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है मार्केट में से, लोगों का जो पैसा डिपॉजिट होता है बैंक में उसे निकालने की कोशिश कर रहा है, तब भी यूके के अंदर ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाला इंसान भी जो है उस पर सिर्फ सिविल केस बनता है, क्रिमिनल केस नहीं बनता। और सिविल केस में यूके अलाउ नहीं करता कि आप ऐसे आदमी को यूके से लेके इंडिया पहुंच जाओ। एक्स्ट्राडिशन अलाउड नहीं है सिविल केसेस में। इसीलिए जो इंडिया है वो लाख कोशिशें करता रहता है लेकिन ये घर वापस आते ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि यूके फाइनेंशियल फ्रॉड करने वालों को बचाना चाहता है, वो अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहता है। यूके में ऐसे ऐसे लॉज हैं, जैसे अभी 2022 तक एक रूल था कि अगर आप लंदन की इकोनॉमी में यानी यूके की इकोनॉमी में 2 मिलियन यूरोस इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो तो आप लंदन में रेसिडेंसी ले सकते हो, यूके में रेसिडेंसी ले सकते हो, गोल्डन वीजा ले सकते हो। मतलब एक नॉर्मल आदमी को तो टूरिस्ट वीजा भी नहीं मिलेगा, पर अगर आप 2 मिलियन यूरोस यानी 18 करोड़ रुपए देने को तैयार हो, आ जाओ फिर हमारे यहाँ। यूके में एक और सिस्टम है कि अगर आप चाहो तो अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको एनोनिमस रख सकते हो, किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है कौन सी नहीं है। अब आप सपोज करो कि आप इंडिया में बैंक से लोन ले लो क्योंकि आपके पास पैसे ऑलरेडी बहुत है गिरवी रखने के लिए, और जो आपने लोन लिया है फिर उसको आप चाहे लेके भाग जाओ, बस आपको लंदन तक पहुंचना है। उसके बाद अगर आप अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको एनोनिमस कर लेते हो तो फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। खैर अभी तक आपको समझ में आ गया कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं लोग वो लंदन ही क्यों भागते हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ इस बारे में नहीं थी, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं जो मेरे को आपको बताने थे और आपको लिटरली
समझ में आएगा और आपका दिमाग खुलेगा थोड़ा। और आपने कुछ ऐसी पोस्ट वगैरह देखी होंगी कि लंदन में इस टाइम पे जो हाईएस्ट प्रॉपर्टीज हैं वो इंडियंस ओन करते हैं और लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं कि भाई किसी टाइम पे ये लोग हम पे राज करते थे, अब हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो इनके यहाँ सबसे ज्यादा है। ये कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है, क्योंकि यूके जो है वो तो खुद ये चाहता है कि आप पैसे लेके तो आओ, हमारे यहाँ आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी तो ग्रो ही हो रही है उस चीज से। उनकी इकोनॉमी तो चलती ही फाइनेंशियल सर्विसेज पे है। और जो बंदा इंडियन ओरिजिन है वो बंदा इंडिया से पैसे कमा रहा है, यानी आपका इस्तेमाल करके पैसे कमा रहा है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करने की बजाय लंदन में जाके इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसमें प्राउड करने वाली कौन सी बात है। और प्रॉपर्टीज लंदन में सिर्फ इंडियंस की नहीं है, चाइनीज की भी है, अमेरिकन की भी है, ओरिजिनल लंदन वालों को छोड़ के सबकी प्रॉपर्टीज है। एक लंदन में बहुत वेल्दी लोगों को लाके पूरे यूके की इकोनॉमी को रन करा जाता है। लेकिन ये जो मनी क्रिएशन है, एक्सेसिव अमाउंट में पैसे का फ्लो करवाना, इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? उसी को जहां से इसकी शुरुआत हुई है। अब लंदन में बहुत सारे वेल्दी लोग जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो वहां जाके रियल एस्टेट खरीदेंगे, और लंदन के रियल एस्टेट दुनिया के सबसे महंगे रियल एस्टेट में आता है इस टाइम पे। और ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि लंदन में ऐसी बहुत सारी खाली एरियाज और खाली प्रॉपर्टीज पड़ी है जो कहने के लिए तो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, फैमिली एरियाज हैं, लेकिन वहां पे कोई रहता नहीं है। वहां पे ऐसे लगता है कि सांप सूंघ गया है लोगों को। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन वेल्दी बहुत रिच लोगों ने, सुपर रिच लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो वहां रहते थोड़ी है। बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव बबल फॉर्मेशन हो गई है वहां के रियल एस्टेट में, स्पेशली क्योंकि सिर्फ एक वॉर की देर है या फिर एक मेजर क्राइसिस की देर है। जैसे ही कुछ ऐसा होगा तो सबसे पहले जो क्रैश करेगा वो वहां पे जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हुई है, वो पूरा सिस्टम क्रैश करेगा। अब इसमें जो बीच में मैंने एक और चीज समझाई थी, मनी क्रिएशन, यानी बैंक जो पैसा बना रही है, दुनिया में जो 90% पैसा घूम रहा है वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल पैसा क्रिएट करा गया है मॉडर्न इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। लेकिन इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे तो। फिलहाल मैंने जो आपको एक्सप्लेन करा है इसके बारे में बातचीत करते हैं कमेंट्स में। सी यू देयर।